नेपोलियन की माता एक साहसी, युद्ध क्षेत्र में वीरता से लड़ने वाली तथा एक महान नायिका की भूमिका अदा करने वाली स्त्री थी। उसके पिता भी एक विजयी पुरुष के विचार रखने वाले महत्वाकांक्षी पुरुष थे, इसलिए उनका पुत्र होने के कारण नेपोलियन में यह गुण स्वतः ही आ गए थे। पिता से अर्जित साहस, दृढ़ता, महत्वाकांक्षा के गुण तो उसमें बहुतायत में थे। माता से उसने बुद्धि, स्वाभिमान जैसे गुण अर्जित किए। अपनी मातृभूमि से प्रेम का गुण उसे अपने माता पिता दोनों से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। ब्राइनी के विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उसने सेनापति बनने के लिए कैडेट्स स्कूल पेरिस में दाखिला लिया। विद्यालय में पुस्तकों को पढ़ने में जैसी रुचि उसने बाइनी स्कूल में दिखाई, वैसे ही यहाँ भी वह हमेशा पुस्तकों के अध्ययन में लीन रहता। फलस्वरूप उसने सेनापति पद की परीक्षा मात्र 1 वर्ष में उत्तीर्ण कर ली। उसे दिखावे का आडंबर भरा जीवन पसंद नहीं था, अपितु वह साधारण जीवन जीने को ही उपयुक्त मानता था। उसके विचार में सैनिकों को सुख विलास की चीजों से दूर रहना चाहिए। उनके जीवन में प्रकृति का अधिक महत्व होना चाहिए। उसके अनुसार एक सैनिक के जीवन में इस गुण का होना अति आवश्यक है। वह फ्रांसीसियों द्वारा दिखावे के लिए विलासिता भरी चीजों पर किए जाने वाले खर्च के सख्त खिलाफ था। उसका मानना था कि एक सही सैनिक को ऐसे व्ययों से अपने जीवन को दूर रखकर एक साधारण और सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपनी आयु के अन्य लड़कों की अपेक्षा वह कहीं अधिक ऐसे विलासी जीवन से दूर और प्रकृति के करीब था। वह सदैव अपनी निर्धनता को याद रखता और जमीन पर सोता और सादा जीवन व्यतीत करता। किशोरावस्था में ही पिता की मृत्यु होने के बाद धन की बचत कर अपने परिवार के लिए मां को सहायता देना तथा अल्प आयु में ही अपने परिवार के प्रति इस प्रकार का स्नेह रखना उसके जिम्मेदार आचरण को दर्शाता है। उसके उच्चाधिकारी भी उसके विषय में अच्छी राय रखते थे। लिखते हैं कि वह एक आत्मसम्मानी और महत्वाकांक्षी युवक है। यद्यपि वह कम बोलने वाला है, परंतु उसके सभी जवाब निर्णायक व प्रासंगिक होते हैं। उसके विचार करने की शक्ति बेजोड़ है। वह एक गंभीर बुद्धि से परिपूर्ण युवक है। वह अपने अन्य सहपाठियों से भिन्न है। वह उनकी तरह सदैव व्यर्थ इधर उधर की बातों में रत रहने की अपेक्षा सदैव अपने अध्ययन में लीन रहता है और अपना अधिक से अधिक समय वह महान लेखकों के विचारों को पढ़ने और जानने में व्यतीत करता है। उसकी रुचि अपने हमउम्र अन्य लड़कों से बिल्कुल अलग है। वह स्वभाव से भावुक, सहनशील, अत्यधिक स्वाभिमानी, एकांत प्रिय। अतः परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात उसे सेना में अच्छा पद मिलता है। वह 16 वर्ष की आयु में उप सेनापति बन जाता है। जब उसने पहली बार तलवार हाथ में उठाई तो वह नवयुवक कहता है, चाहे इस तलवार की धातु अर्थात लोहा फ्रांस का है, परंतु इसकी धार मेरी अपनी है। उसने अपने युवा मन में अपनी मातृभूमि के दुश्मनों के प्रति विरोध भावना लिए यह युवक जब पहली बार वर्दी पहनता है तो दृढ़ निश्चय करता है कि वह एक दिन अपनी मातृभूमि को आजाद कराएगा और कार्सिका का सम्राट बनेगा। जबकि नई वर्दी पहनकर कद से ठिगने इस सेना नायक को धन के अभाव के कारण बैलेंस में स्थित अपनी रेजिमेंट तक पहुंचने के लिए आधा रास्ता पैदल ही चलना पड़ता था। वह सदैव स्वयं को गरीबी की बेड़ियों में जकड़ा महसूस करता। वह हर समय दूसरों पर शासन करने के गुण, योग्यता प्राप्त करने का विचार करता। वह सदैव अपने मित्रों के विरुद्ध होने वाले शोषण और अपनी गरीबी को समाप्त करने का विचार करता रहता। वह साधन और साध्य दोनों को एक सिक्के के 2 पहलू मानता था। वह एक मध्यम वर्गीय धन के अभाव में रहने वाला व्यक्ति था, फिर भी उसका व्यवहार, बोलचाल किसी ऊंचे घराने के युवक से कम नहीं थे। जब वह कुलीन, बड़े अधिकारियों या धनी वर्ग के लोगों से बात करता तो उसका व्यवहार और बातचीत एक शिष्ट और ऊंचे वर्ग के पुरुष की भांति होती। पेरिस के धनी वर्ग के लोगों की बोलचाल और भाषा में इतनी शिष्टता नहीं थी जितनी शिष्ट भाषा का प्रयोग वह करता। वह सदैव स्वयं के विचारों पर भी प्रश्न करता। अपनी समझ के लिए वह सोचता कि क्या उस मध्यम वर्गीय युवक के लिए बाल्तेयर या मॉन्टेग्यू तथा रॉयनल के विचारों पर चलना संभव है? क्या क्रांति लाई जा सकती है? क्या भविष्यवाणी करने वालों की सोच सच में बढ़ेगी? सैनिकों के सैन्य जीवन में उसने कुछ रस लाने की भी सोची। उसने सोचा कि सैनिक नवयुवकों को अपने जीवन की नीरसता को कुछ हद तक दूर करने के लिए नृत्य आदि कलाओं को सीखना चाहिए। उन्हें इन कलाओं द्वारा समाज की कलात्मकता का आनंद भी लेना चाहिए। लेकिन जल्दी वह इस विचार से दूर हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी ढकी हुई निर्धनता उजागर हो रही थी और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही थी। अतः उसने इस विचार को त्याग दिया। नेपोलियन एक चिंतनशील युवक था। वह अन्य युवकों की भांति क्रियाकलापों में संलग्न होने की अपेक्षा अध्ययन चिंतन को अधिक महत्व देता है। वह अन्य नवयुवकों की भांति जलपान घर में जाता जरूर, परंतु उसकी तरह उसे बिलियर्ड खेलना और उसका आनंद लेना पसंद नहीं, अपितु वह अध्ययन को अधिक महत्व देता।
वह बिलियर्ड खेलने वाले कमरे से हटकर दूसरे कमरे में अकेला जा बैठता। वह पुस्तकालय जाता और वहाँ बड़े बड़े विदेशी दार्शनिकों के विचारों को पढ़ता। वह पुस्तकों को उन दार्शनिकों तक पहुँचने या उनसे मिलने का साधन मानता। उसके लिए अध्ययन करना उतना ही आसान होता जैसे एक आम व्यक्ति के लिए श्वास लेना। वह उन महान व्यक्तियों की पुस्तकों को पुस्तकालय में पढ़ता और बाद में 1-2 फ्रैंक में खरीदता भी। वह इन पुस्तकों के पन्नों को केवल पलटता ही नहीं अपितु उनका गहरा अध्ययन करता। वह अपने हम उम्र नवयुवकों से भिन्न स्वभाव व विचारों वाला था। वह सदा अपनी आत्मा का विश्लेषण करता रहता। वह स्वयं के बारे में सोचता और अनुभव करता कि क्या उसका इस प्रकार के भावुक स्वभाव का होना उचित है। क्या उसको भी अपने साथ के नवयुवकों की भांति समाज व अन्य राज्य की अन्य गतिविधियों का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यही सब सोचते हुए वह एकांत में चला जाता। अपने काम से लौटने के पश्चात यहाँ उसके अन्य साथी खेलकूद आदि अन्य कार्यों में संलग्न हो जाते। वहीं वह भविष्य में काम आने वाली पुस्तकों से ज्ञान बटोरता। अपने कार्य क्षेत्र से घर लौटकर खाली समय को व्यतीत करने के लिए उसके साथ के अन्य युवक गप्पे मारने, महिलाओं से मिलने आदि में व्यतीत करते। वहीं वह पुस्तकों का गहनता से अध्ययन करने में लीन रहता। उसकी पसंद और रुचि के विषय इस प्रकार थे: हमला करने की कला, वर्सिया की संधि, वर्सिया का संविधान, स्पार्टा राज्य, फ्रेडरिक महान के अभियान, टालटार एवं तौर तरीके व रीति रिवाज तथा उनके देश की भौगोलिक स्थिति, भारत का विवरण, मीरा बीयू, बफन और मैकियावली, चीन, भारत व इनके राज्यों का इतिहास तथा संविधान, नक्षत्र विज्ञान, भूविज्ञान तथा मौसम विज्ञान, नैतिकता की सांख्यिकी, तोपें सिद्धांत व इतिहास, प्लूटो का गणतंत्र, एथेंस के वासी, इंग्लैंड का इतिहास, फ्रांस की अर्थव्यवस्था, मिस्र का इतिहास, कार्थेज का इतिहास, वर्तमान फ्रांस में अंग्रेजों की स्थिति, स्विट्जरलैंड का इतिहास एवं संविधान, अमीर तंत्र का इतिहास तथा अमीरों के कुकृत्यों की गाथा, जनसंख्या वृद्धि की गतिविधियां आदि। नेपोलियन इन विषयों की पुस्तकों को अपने पूरे मन और तल्लीनता से पढ़ता था। जल्द ही नेपोलियन ने महान दार्शनिकों के विचार पढ़ते पढ़ते अपने विचारों को भी कागज पर उतारना आरंभ कर दिया। अल्पायु में ही उसने अपने कई निबंध तथा विवरण लिख डाले। उसने मुख्यतः तोप लगाना, आत्महत्या, सम्राट के प्राधिकार, पुरुषों की असमानता आदि विषयों पर दर्जनों लेख लिख डाले। उसने जितने भी लेख निबंध लिखे उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण लेख वह रहा जिसमें उसने कार्सिका के बारे में समस्त विवरण उपलब्ध कराया। इसमें उसने कार्सिका के बारे में विवरण बड़े यथार्थ रूप में कराया। उस समय में रूसो नाम का लेखक सबसे अधिक प्रसिद्ध था। रूसो भी उसके यथार्थ रूप के विवरणों का कायल हो गया। उस समय रूसो ने एक लेख में मानव जाति से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत किए थे। नेपोलियन ने अपने एक विवरण में रूसो के इन विचारों को बड़े ही विशिष्ट रूप से प्रस्तुत किया, परंतु उसने अपने लेख में उसके विचारों के साथ कुछ असहमति भी व्यक्त की। वह लिखता है, मैं रूसो के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं कर सकता। अपनी इस टिप्पणी के साथ इसको समर्थन देते हुए अगले 2 पृष्ठों में उसने इस पर अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं। उसके अनुसार मनुष्य जाति आरंभ से ही स्वभाव की संपर्क प्रिय है। मनुष्य ना ही एकांत प्रिय है और ना ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, परंतु कुछ लोग अलगाववादी होते हैं और ऐसे लोग गिनती के ही होते हैं तथा ऐसे लोग जिन विचारों को मानते हैं उन्हें लोक मान्यता का रूप दे देते हैं। जैसे जैसे संसार में जनसंख्या बढ़ती है वैसे ही अलगाववाद के विचार भी मन में होते हैं और इन विचारों को गंभीर महत्वाकांक्षी लोग और बढ़ा देते हैं। नवयुवकों के जीवन के प्रति विचारों पर, उनकी आज़ादी पर अंकुश लगाने वाले तथा सभी कार्यों को हिसाब से व्यवस्थित करने वाले दुष्ट लोग स्वयं महिला आदि पर अत्याचार करते हैं। उसके लेखन में प्रयुक्त विचारों से उसके समाज के कपटी लोगों के प्रति घृणा व विरोध स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो उसने समाज की मान्यताओं के विरुद्ध चलने वालों के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए लेखन को अपना हथियार बना लिया हो। उसके लेखन में हमें ऐसे नवयुवक की छवि देखने को मिलती है जो अंधेरी गुफा में कैद स्वतंत्र होने के लिए अपनी बेड़ियों को खनखना रहा हो। मातृभूमि से प्रेम रखने वाला यह युवक यद्यपि फ्रांसीसी समुदाय में रह रहा था, परंतु वह कभी भी इससे जुड़ नहीं सका। वह हमेशा उनसे दूर और मातृभूमि के करीब ही रहा। उसकी नज़र सदैव अपनी भूमि कार्सिका पर रहती। एक निबंध में वह अपनी मातृभूमि के प्रति अपने विचार लिखता है और उसकी नई सामाजिक व्यवस्था के बारे में खुलकर अपने विचार व्यक्त करता है। वह लिखता है, कार्सिका के लोग वीर हैं, वे अपने अधिकारों के विषय में जानकारी रखते हैं। उन्होंने पहले भी कार्सिका को जेनेवा से मुक्त कराया था और उसी प्रकार अपने साहस और मातृ प्रेम को दर्शाते हुए फ्रांसीसी प्रशासन से भी कार्सिका को स्वतंत्र करवा लेंगे। कुछ लोग ऐसा विचार रखते हैं कि अपहरणकारी के शासन को तोड़ना दैवी नियम के खिलाफ है। यह बिल्कुल गलत है। यदि यह सोच होता तो ईश्वर युद्ध में हारने वालों की सदैव रक्षा करता। युद्ध में दूसरों का वध करने वाले, उनके सिंहासन पर कब्जा करने वाले
या खाली पड़े सिंहासन पर अपना हक जताने वालों को ईश्वर सदैव सजा देता। यद्यपि हम देखते हैं कि सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। युद्ध में पराजित का सिर काट दिया जाता है। जब ऐसा होता है तो अपहरणकारी को अपने राज्य से खदेड़ने के अतिरिक्त उस राज्य का हित अधिकार कैसा होता है। जब वह निबंध और विवरणों द्वारा अपनी भावनाओं और मनस्थिति को व्यक्त कर रहा था, तब उस समय के बड़े शीर्ष स्थान रखने वाले लेखकों ने नेपोलियन को अपनी लेखन कला को आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित किया। उन्होंने उसे लघु कथाएं और उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे कार्सिका के विषय में उपन्यास और कथाओं द्वारा अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरणा दी। फलस्वरूप इन सभी लेखकों को फ्रांस के शासकों के क्रोध को सहना पड़ा, परंतु फ्रांसीसी ना ही उनको किसी प्रकार से दंडित कर सके और ना ही उनकी कलम पर रोक लगा सके। विचारों को लेखन द्वारा व्यक्त करना, संसार समाज तक पहुंचाना आसान है। विचार संसार पर शासन तो कर सकते हैं, परंतु विचारों को व्यवहारिकता केवल नियमों एवं व्यवस्था द्वारा ही दी जा सकती है। अपने व्यक्तिगत कार्यों को कभी त्यागा नहीं जा सकता। मैं बीमार हूँ इसलिए कम सो पाता हूँ। मैं दिन में केवल एक बार ही भोजन करता हूँ। मैं अपने वस्त्र सप्ताह में केवल एक बार बदलता हूँ। परंतु इन सब का अर्थ यह नहीं है कि मैं अपने विचारों को बदल दूं। नेपोलियन का एक विभिन्न प्रकार की टिप्पणियों वाला संकलन भी उपलब्ध है। यह टिप्पणियां उसके अपने हाथ से लिखित हैं। इसमें उसका हस्तलेख काफी स्पष्ट है, इसलिए उसकी विषय वस्तु को दोबारा मुद्रित कर 400 पृष्ठों वाला एक संकलन बनाया गया। इस संकलन में सैक्सन राज्य का मानचित्र, 3 शताब्दियों के राजाओं की वंशावली, प्राचीन क्रीटे में दलित जातियों के विभिन्न रूप भेद, 27 कैलिफ शासकों की शौर्य गाथाओं के अतिरिक्त उनका शासन काल कि उन्होंने कब से कब तक शासन किया, उनकी पत्नियों के विषय में विवरण, उनकी पत्नियों का आचरण आदि के विषय में विवरण मिलता है। उसके विवरणों में भारत और मिस्र के रूपों का विवरण अति विशेष है। इसमें उसने मिस्र और भारत के अनेक दर्शन योग व उल्लेख करने योग्य स्थानों का विवरण दिया है। उसने इसमें मिस्र के पिरामिड तथा बहमन पंथ का भी विस्तार से विवरण दिया है। वह रॉयनल की पुस्तक के इस अंश को उद्धृत करता है। विश्व विजेता अलेक्जेंडर महान मिस्र को अपनी राजधानी बनाना चाहता था, क्योंकि मिस्र 2 समुद्रों के मध्य स्थित वस्तुतः पूर्व व पश्चिम के मध्य की स्थिति थी तथा इस प्रकार वह विश्व की प्रमुख व्यापार केंद्र था। इसलिए अलेक्जेंडर ने यह अनुभव किया कि अफ्रीका, एशिया व यूरोप के मध्य केंद्र बिंदु मिस्र में है और इस केंद्र बिंदु का उपयोग कर उसे राजधानी बना अन्य जीते राज्यों पर यहाँ से आसानी से शासन कर सकता था। 30 सालों बाद भी उसे यह शब्द याद थे और इन्हें वह अक्सर दोहराया भी करता था। बचपन से ही उसे भूगोल और गणित जैसे विषयों पर रुचि थी और इन विषयों पर वह लगातार ज्ञान प्राप्त करता रहता था। अपने उसी ज्ञान का वह अब प्रयोग कर रहा था। युद्ध में उपयोग आने वाली सामग्री जैसे तोप, गोला बारूद आदि का अध्ययन वह अंकों के आधार पर करता, इसलिए उसे जन्मजात गणितज्ञ कहा जाता है। कार्सिका के प्रति देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं व अपनी अन्य भावुकता से परिपूर्ण रचनाओं के कारण वह संपूर्ण कार्सिका में पहले ही विख्यात हो चुका था। दूसरी ओर भूगोल का भी अच्छा ज्ञाता होने के कारण वह अपने भूगोल ज्ञान का प्रयोग भी अपने काम में करता। वह युद्ध क्षेत्र के उन सभी स्थानों का मानचित्र तैयार करता जहां तोपें लगनी हो या जहां गोला बारूद बिछाया जाना हो। उसके कमरे में चारों ओर मानचित्र लटके रहते थे। अपने विचारों को कागज पर उतारने के पश्चात वह कार्सिका के उन सभी स्थानों के पते ठिकाने तथा उनका भूगोल तैयार करता कि युद्ध के दौरान कौन सा स्थान खाइयां खोदने के लिए उपयुक्त है, किस स्थान पर गोला बारूद छिपाना सही रहेगा या युद्ध काल के दौरान सेना के छिपने का सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा रहेगा, कहाँ सेना सबसे अधिक सुरक्षित रह सकती है। खाली समय में जब वह जलपान गृह को जाता, वहाँ भी वह वहाँ होने वाली चर्चाओं में शामिल होता और उनका दोबारा विश्लेषण करता। वेस्टमिंस्टर में संसदीय कार्रवाइयाँ होती थीं। वह उन कार्रवाइयों में शामिल होने वाले सभी रिपोर्टों और भाषणों की प्रतियां भी लेता था तथा कार्सिका के सीमावर्ती भागों के चित्र बनाता था। उसकी अपनी टिप्पणियों, रिपोर्टों और पुस्तिकाओं के अंत में लिखा रहता था, अटलांटिक महासागर में स्थित लघु प्रायद्वीप सेंट हेलेना एक अंग्रेजी उपनिवेश है। अपने विचारों और योजनाओं में जब वह मग्न था, उसी दौरान उसे अपने घर से अपनी माँ का पत्र मिलता है, जिसमें माँ उससे परिवार की सहायता की मांग करती है। पत्र में माँ उसे उसके पिता की मृत्यु का कुसमाचार देती है और बताती है कि घर के मुखिया के न रहने से परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व में परिवार की आय का साधन रहने वाला उसका शहतूत का बगीचा भी उनकी आय का साधन नहीं रहा था। उनके बड़े पुत्र जोसेफ की मेहनत का भी लाभ पर्याप्त नहीं था, इसलिए माँ अपने दूसरे पुत्र से सहायता मांग रही थी। माँ का पत्र पाते ही वह तुरंत अपने परिवार की मदद करने के लिए घर पहुंच जाता है।
उसके इस प्रकार के प्रयास से हमें यह लगता है कि परिवार के प्रति प्रेम और भावुकता के वश में उसने अपनी योजनाओं और विचारों को त्याग दिया, परंतु उसके द्वारा लिखी डायरी के निम्न कथन को पढ़ने से शंका को हल किया जा सकता है। लोगों की भीड़ से घिरा रहने पर भी सदैव एकाकी विचार वाला मैं घर लौट रहा हूँ। मैं इस बात को भलीभांति जानता हूँ कि मैं अकेला ही अपनी माता के दुख व्याकुलता को दूर कर सकता हूँ और उसके स्वप्नों को पूरा कर सकता हूँ। क्या मेरे अपने गंभीर विचारों का अंत हो जाना चाहिए? मैं इस समय जीवन की दहलीज पर खड़ा हूँ और लंबी आयु जीने की इच्छा रखता हूँ। मैं पिछले 6-7 सालों से अपने देश से दूर रहा और आज अपने देश लौटने की बात कितनी खुशी की बात है। मैं अपने देश के लोगों को फिर से देख सकूंगा। ऐसी दशा में मेरा सब कुछ छोड़ भाग जाना कितना दुखद होगा। मुझे अब सब कुछ दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है? इसलिए मैं सोचता हूँ ऐसे दुर्भाग्य से भरे जीवन को जीने में क्या फायदा। मेरी मातृभूमि स्वतंत्र नहीं है। मेरे अपने देशवासियों को मैं पराधीनता की जंजीरों में जकड़ा हुआ देखता हूँ। फिर भी अपनी मातृभूमि पर कब्जा करने वाले और स्वयं पर प्रहार करने वालों के हाथों को चूमना मेरी व्यवस्था बन गई है। क्यों न मैं अपनी मातृभूमि के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन को उस पर न्यौछावर कर दूं। अपने अस्त्र शस्त्रों को अपनी पत्नी के समान प्रेम करूं। उन्हें अपनी पत्नी मानकर व उसके गले में बाहें डालकर अपनी रातों को रंगीन क्यों न बनाऊं। यही व्यवहार मुझे सच्चा सुख व प्रेम दे सकता है। यदि हम खुश हैं परंतु पराधीन हैं तो उस खुशियों से भरे समय का कोई मान या अर्थ नहीं है। वे एक स्वप्न की भांति हैं। फ्रांसीसियों ने हमारी अंतरात्मा को खत्म कर दिया है, तभी तो हम नैतिक मूल्यों को भूल गए हैं। मैं अपने देश से प्रेम रखता हूँ, फिर भी मैं उसे स्वतंत्र करने की शक्ति नहीं रखता। इस संसार को त्यागने के लिए यह कारण पर्याप्त नहीं है। मुझे इस संसार से घृणा है। हमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को छोड़ना होगा। हमारी स्वतंत्रता और हमारे बीच आने वाली इस दीवार को गिराना होगा। मुझे तुरंत ही कार्य शुरू करना चाहिए। मेरा जीवन मुझे भारी लगने लगा है। मेरे जीवन में क्षण भर के लिए सुख नहीं है। जब मैं जीवन अपने अनुसार नहीं जी सकता तो मेरे जीवन में सुख के होने या उसके विचारों के होने का कोई अर्थ नहीं है।